हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो अब हम डिस्कस करने वाले हैं लास्ट मिनट एग्जाम टिप्स जो आपको हेल्प करेंगे आपके उन 4 आवर्स के अंदर। ठीक है, 4 आवर्स प्लस 15 मिनट्स के अंदर। सो आई होप आपने सारा मटेरियल अरेंज कर लिया होगा। अब कुछ चीज़ें जो आपको ध्यान रखनी है अपने मटेरियल को जब आप अरेंज कर रहे होगे एग्जाम हॉल के अंदर, तो आप ये ध्यान में रखना कि जो सब्जेक्ट्स आपको वीक लगते हैं, हो सकता है आपको एफआर में चीज़ें कम समझ आती हो, मतलब एफआर आपका वीकर सब्जेक्ट हो, तो आप उसको उस प्रॉक्सिमिटी पे रखना अपने टेबल की, जो भी टेबल का स्ट्रक्चर आपके एग्जाम हॉल में रहेगा, कि वो उसको आप इजीली एक्सेस कर पाओ, उसको ऊपर की तरफ रखना। ठीक है, सिमिलरली जो भी आपके सब्जेक्ट्स इस कैटेगरी में फॉल करेंगे जिनमें आपको लगता है कि आप थोड़े वीकर हो, अब आप ये मत सोचने बैठ जाना कि आप सारी सब्जेक्ट्स में वीक हो। देखो, मोस्टली आप क्या करोगे, ग्रुप 1 सब्जेक्ट्स को इस क्लोज प्रॉक्सिमिटी में रखोगे, क्योंकि ग्रुप 2 के एग्जाम्स तो आपने अभी अभी दिए हैं, राइट। ग्रुप 1 के सब्जेक्ट्स को आप थोड़ा ऊपर रखना, ताकि आप अगर उसमें से कोई क्वेश्चन बनता है तो फिर आप उसको ईजिली एक्सेस कर पाओ। ठीक है, और उसमें भी वो मटेरियल ऊपर रखना जिसमें आपको लगता है कि आपको एकदम चीज़ें रिकॉल हो जाएंगी जैसे आप उसके अंदर देखोगे, राइट। और जितने भी आपके ग्रुप 1 ग्रुप 2 वाले सब्जेक्ट्स हैं, जो बोथ ग्रुप्स वाले स्टूडेंट्स हैं, तो पहले आप ट्राई करना कि आप बिना मटेरियल में से देख के क्या उसे सॉल्व कर पा रहे हो। अगर थ्योरेटिकल पोर्शन है, कुछ रिकमेंड करना है, कुछ बड़ा आंसर लिखना है, तब तो आपको मॉड्यूल रेफर करना पड़ेगा। बट अगर ऐसा है कि आप उसको सॉल्व कर सकते हो बिना देखे, तो फिर आप उसको बिना देखे सॉल्व करना, ज़बरदस्ती इंडेक्स में ढूंढने मत लगना। उसके बाद जो भी आपका वीक पॉइंट्स का ट्रैकर होगा, ठीक है, अगर आपने बनाया है, और जो आपकी इंडेक्स फाइल है, इसको आप साथ मिला करके अपनी टेबल पे ही रखोगे, ताकि ईजिली, ये सबसे ज़्यादा ईजी आपके पास होना चाहिए जिसको आप एक्सेस कर पाओ अपनी इंडेक्स फाइल को, तो आप उसको टेबल पर ही रखोगे। बाकी आप अरेंज कर सकते हो आगे पीछे अपने हिसाब से कि एफआर, एएफएम, ऑडिट, ये सब मुझे कैसे ऊपर नीचे अरेंज करके रखना है। उसके बाद जो भी आपके ग्रुप 2 के सब्जेक्ट्स होंगे वो आप थोड़ा और नीचे रख सकते हो, ठीक है, ताकि वो आपकी क्लोज प्रॉक्सिमिटी इतनी ज़्यादा क्लोज उसमें ना हो कि आपको एक, अगर मतलब जो भी सब्जेक्ट आपको ईजिली एक्सेस करना है, कि आपको लगता है कि ये तो मुझे एकदम देखना ही पड़ेगा, उसको आप ज़्यादा पास रखना, बाकी को आप थोड़ा सा दूर भी रख सकते हो। उसके बाद जब हमारे हमारे पास क्वेश्चन पेपर आते हैं, तो हमें पहले फर्स्ट 15 मिनट्स मिलते हैं, ठीक है। तो उन 15 मिनट्स में आपको क्या करना है, आइडेंटिफाई करना है कि आप पहली 3 केस स्टडीज़ कौन सी सॉल्व करने वाले हो। अब मैं ऐसा क्यों कह रही हूँ पहली 3 केस स्टडीज़, क्योंकि 3 केस स्टडीज़ आपको लगभग दिलवाएंगी 75 मार्क्स। ठीक है, 75 मार्क्स के लिए 3 केस स्टडीज़ आती हैं। अगर आप 75 मार्क्स को अच्छे से फुल फ्लेजेडली फोकस लगा के इन 3 केस स्टडीज़ को टाइम दो, ठीक है, और आप सॉल्व कर लो, क्योंकि 4 आवर्स हमारे पास है, टोटल हमें 4 केस स्टडीज़ करनी है, तो यानी कि 4/4 के हिसाब से देखें तो 1 आवर पर केस स्टडी। अगर मैं बोलूँ कि हमें 3 केस स्टडीज़ करनी है इन 4 आवर्स, ठीक है, तो हमारे पास ज़्यादा टाइम आ जाता है कंपैरेटिवली, राइट। बट हमें ये भी नहीं करना है कि बस 3 ही केस स्टडीज़ पे फोकस करना है, हम 4th केस स्टडी पर भी जाएंगे, बट हमारी प्रायोरिटी पहले पहली की 3 केस स्टडीज़ को ढंग से ख़त्म करना है, ताकि हम अपने 75 मार्क्स तो यहाँ पर लॉक कर पाएँ कि 75 मार्क्स का तो हमने 100% अटेम्प्ट कर लिया है। उसके बाद जो हमारे पास टाइम बचेगा उसमें हम 4th केस स्टडी पर जाएंगे, ठीक है, और उसमें भी सबसे पहले हम एमसीक्यूज़ को कवर करने की कोशिश करेंगे, बिकॉज एमसीक्यूज़ भी हमें अच्छे खासे मार्क्स दिलवा सकते हैं। अराउंड 10 मार्क्स तो, अगर 10 मार्क्स के एमसीक्यू भी हैं तो आप 6 to 8 मार्क्स तो उसमें आराम से स्कोर कर सकते हो, राइट। वो केस स्टडी के ऊपर डिपेंड करेगा वैसे, बट स्टिल आप ट्राई कर सकते हो कि आप एटलीस्ट एमसीक्यूज़ करके वहाँ पे चले जाओ, एमसीक्यूज़ करके आ जाओ वहाँ पे, ताकि आप एक अच्छा अमाउंट स्कोर कर पाओ मार्क्स का। तो इस स्ट्रैटेजी से हम आराम से 40 to 50 मार्क्स, या 55 भी, 55 तक भी टारगेट कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आपको हमेशा जो भी आंसर्स लिखने हैं, आप हैफाजार्डली कोई भी थियरी कॉपी नहीं करोगे बुक से, ठीक है। आपको आंसर को फैक्ट्स के साथ रिलेट करना पड़ेगा, जो भी केस सिनेरियो में दिए हुए हैं, जो भी प्रॉब्लम स्टेटमेंट के अंदर क्वेश्चन लिखा हुआ है कि आपको वो किस सिनेरियो में, किस चीज़ में आपसे किसी कंसेप्ट को पूछ रहे हैं, आपको उससे भी रिलेट करना है। तो पहले आप थोड़ा सा ऊपर एक कॉन्टेक्स्ट दोगे क्वेश्चन का, केस सिनेरियो का, ठीक है, जो भी रेलिवेंट फैक्ट्स होंगे उनके साथ। उसके बाद आप अपना सॉल्यूशन लिखोगे, कि कोई भी हो सकता है, आपको रिकमेंडेशन देनी है, सॉल्यूशन कुछ सॉल्व करना है, या कुछ डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन है तो आपको डिस्क्राइब करनी है कोई चीज़, ठीक है। फिर आप वो लिखोगे, और फिर लास्ट में एक कंक्लूजन दोगे कि एक्चुअल में कंक्लूजन क्या निकला, कि क्या डिफरेंस है, या क्या डिस्क्रिप्शन, मतलब कि जो वो एक्चुअल में क्वेश्चन का क्रक्स था, जो वो एक्चुअल में आपसे चाह रहे थे, उसको आप एक लास्ट में 2 to 3 लाइन्स में कवर करके लिख दोगे। थोड़ी ज़्यादा भी हो सकती है, कम भी हो सकती हैं।
इस तरीके से आपको अपने आंसर्स को स्ट्रक्चर करना है। तो आप हैफज़ार्डली कहीं से भी स्टार्ट मत करना, आपको सबसे पहले केस से तो रिलेट करना ही पड़ेगा, केस फैक्ट से रिलेट करना पड़ेगा आंसर को, अदरवाइज चांसेस कम है कि आप हो सकता है थियोरी पूरी ठीक लिखो, बट अगर आप उसको रिलेट नहीं करोगे केस से तो वो सेंस नहीं बनाएगी जो भी आप लिखोगे। तो मेक श्योर कि आप सारे आंसर्स में ये चीज़ कर रहे हो, ठीक है। स्पेशली SCPM एंड लॉ, ठीक है, इसके अंदर तो आपको केस फैक्ट से रिलेट करना ही पड़ेगा। AFM और FR में फिर भी इतना शायद ना रिलेट करना पड़े। FR में अगर अकाउंटिंग थोड़ा थियोरेटिकल एस्पेक्ट से पूछ ली जाए तो हमें रिलेट करना पड़ेगा, अगर इंडस 10 जिस तरीके के इंडस 10 जैसे अगर कंसेप्ट पूछे गए। बट अगर हम बात करें ऑडिट SCPM एंड लॉ, तो उसमें तो आपको फैक्ट से रिलेट करके बताना ही है, सिमिलर विद DT एंड IDT, ठीक है। उसके बाद हाँ, MCQ जब भी आप सॉल्व कर रहे होगे तो ऑप्शंस को बहुत ज़्यादा केयरफुली आपको पढ़ना है, ठीक है। कभी कभार होता है कि MCQ में पूछ लेते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट, और हम सोच लेते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज़, अगर ऐसा तो नॉट, ठीक है। इस चीज़ पे ज़्यादा फोकस करना कि नॉट कहाँ लिखा है, या कहीं हमसे ये नेगेटिव आंसर तो नहीं पूछ रहा है, ये पॉजिटिव आंसर पूछ रहा है, तो इस चीज़ पे भी आपको फोकस करके चलना है। और सबसे लास्ट चीज़, पैनिक बिल्कुल नहीं करना। अगर आपको लग रहा है कि आपको पता है कि ये कंसेप्ट कौन सा है, बट आप उसको इंडेक्स में नहीं ढूंढ पा रहे हो या आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे हैं केस स्टडी में से कि ये कौन सा कंसेप्ट हो सकता है, बुक में उसको नहीं ढूंढ पा रहे हो, तो पैनिक नहीं करना है, उसको अभी फ़िलहाल के लिए थोड़ा सा छोड़ो, बाकी का पेपर सॉल्व करो जितना कर पा रहे हो, और फिर लास्ट में उस चीज़ पे दोबारा आना। तो हो सकता है जब आप कूल माइंड से जब एक पूरा चंक अपने पूरे पेपर का ख़त्म करके उस पॉइंट पे आओगे तो हो सकता है आपको वो दोबारा मिल भी जाए। तो यही कुछ लास्ट मिनट टिप्स थी जो मुझे आपको देनी थी, क्योंकि अब हम बिल्कुल अंतिम चरण पे आ चुके हैं IBS पेपर के। सो ये कुछ टिप्स आपको हेल्प करेंगी। बहुत ज़्यादा मैंने कोई अलग सतरंगी अतरंगी टिप्स नहीं है, ये सिंपल टिप्स हैं जो एक्चुअल में प्रैक्टिकली आप यूज़ करोगे, राइट। सो बस यही थी वीडियो, एंड ऑल द बेस्ट। आपका पेपर बहुत बढ़िया जाए, और आप बताना जिस तरीके का भी आपका पेपर होगा, और आई होप सो बढ़िया पेपर हो आपका, एंड या सी यू ऑल।